हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर है। कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर है। आपको बताना है शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन सा होता है। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है छात्र, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी है श्यामपट्ट। तो दोस्तों, जब हम शिक्षण के चरों के संदर्भ में बात करते हैं तो शिक्षण के सामान्य रूप से कितने चर होते हैं? आप बोलोगे 3 चर। अब वो 3 चर कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है आपका शिक्षक, नंबर 1 शिक्षक, और नंबर 2 होता है छात्र, और नंबर 3 जो चर है वो होता आपका पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम, या फिर आप बोलोगे शिक्षण विधि। तो शिक्षण के कितने चर होते हैं? आप बोलोगे 3। एक होता है शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर कौन सा होता है? तो स्वतंत्र चर होता है शिक्षक। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र चर। और छात्र क्या होता है? आश्रित चर। और ये जो पाठ्यक्रम, ये क्या होता है? मध्यस्थ चर। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है, शिक्षक। शिक्षक क्या होगा? स्वतंत्र चर। ऑप्शन ए सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो एक बालक के व्यक्तित्व की सर्वाधिक व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी है समाजमिति विधि, ऑप्शन डी है प्रश्नावली विधि। तो आपको बताना है कि व्यक्तित्व के मापन के लिए सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाजमिति विधि। तो समाजमिति विधि ये क्या होती है? ये व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो आपको बताना है बालक का सामाजिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था से, ऑप्शन बी है विद्यालय पूर्व अवस्था से, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था से। आपको क्या बताना है कि बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो बालक का सामाजिक विकास कब प्रारंभ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है, पूर्व बाल्यावस्था से। तो पूर्व बाल्यावस्था से क्या होता है? बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। क्या होता है? बालक का सामाजिक विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? आप बोलोगे पूर्व बाल्यावस्था से। चलिए, अगला प्रश्न है, जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है। जब एक छात्र अपने छात्रों को सफलता का एहसास कराता है तो यह उपयोग कर रहा है। किसका उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए है तत्परता के नियम का, ऑप्शन बी है अभ्यास के नियम का, ऑप्शन सी है प्रभाव के नियम का, ऑप्शन डी है अभिवृत्ति के नियम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रभाव के नियम का। दोस्तों, जब हम प्रभाव के नियम के संदर्भ में बात करते हैं तो थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के कुल कितने नियम दिए गए हैं? 8 नियम। और इन 8 नियमों को 2 कैटेगरीज में उनके द्वारा थॉर्नडाइक के द्वारा विभाजित किया गया है। एक को बोला गया है सीखने के मुख्य नियम और दूसरे को बोला गया है सीखने के गौण नियम। तो ये जो हमारा प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, ये तीनों जो नियम हैं ये है हमारे सीखने के मुख्य नियम। और सीखने के मुख्य नियमों की संख्या कितनी है? 3। और आप बोलोगे सीखने के जो गौण नियम उनकी संख्या कितनी है? आप बोलोगे 5। जैसे ये अभिवृत्ति का नियम होता है और 4 अन्य नियम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल है, कक्ष शिक्षण होना चाहिए। तो कक्ष शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? ऑप्शन ए है सरल, ऑप्शन बी है एक तरफा, ऑप्शन सी है संवाद मूलक, ऑप्शन डी है तीव्र। तो कक्ष शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संवाद मूलक। तो कक्ष में जो शिक्षण है उसमें क्या होना चाहिए? संवाद मूलक। शिक्षक छात्रों से संवाद करे और छात्र शिक्षक से संवाद करे। इसको हम क्या बोलते हैं? संवाद मूलक। आपस में दोनों क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, संवाद मूलक। अगला प्रश्न है, दो बालकों में
समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन है। तो दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है स्मिथ, ऑप्शन सी है जीन पियाजे, ऑप्शन डी है हरलॉक। तो ये कथन दिया गया है, आपका सही उत्तर होगा हरलॉक के द्वारा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक होते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक कौन कौन से होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए है सामाजिक व कायिक कारक, ऑप्शन बी वंशानुगत व वातावरण कारक, ऑप्शन सी है संवेगात्मक व व्यक्तिगत कारक, ऑप्शन डी है वंशानुगत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता हम किसको बोलेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा क्या होता है, भिन्न होता है। इस भिन्नता को ही हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने वाले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप बोलोगे फ्रांसिस गाल्टन। कौन से मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांसिस गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा क्या किया गया है कि सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, वंशानुगत व वातावरण। अगला प्रश्न है, एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह क्या होगा? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक योग्यता, ऑप्शन बी है माता पिता से प्रभावित, ऑप्शन सी है उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह कौन सा होगा? हमारा सही उत्तर होगा उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। तो दोस्तों जब हम क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में बात करते हैं तो क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द है अंग्रेजी में इस क्रियात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है? आप बोलोगे एक्शन रिसर्च। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च। और इस एक्शन रिसर्च शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? आपका उत्तर होगा कोलियर के द्वारा। तो एक्शन रिसर्च शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलियर के द्वारा किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि शिक्षा जगत में ये जो क्रियात्मक अनुसंधान है ये किसने प्रतिष्ठित किया था, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? स्टीफन एम कोरे। आपका उत्तर क्या होगा? स्टीफन एम कोरे। जबकि शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कोलियर के द्वारा। और शिक्षा के जगत में ये किसने प्रयोग किया सबसे पहले? स्टीफन एम कोरे। और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, मतलब कौन कौन सी विशेषता है? इसका सही उत्तर होगा विद्यालय कार्यप्रणाली का अध्ययन, ये भी होता है। अगला अध्यापक कार्यप्रणाली का अध्ययन, ये भी होता है। न्यायाधीश कक्ष होता है, ये भी ठीक होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, सतत व व्यापक मूल्यांकन में होता है। तो सतत व व्यापक मूल्यांकन जिसको हम CCE नाम से भी जानते हैं संक्षेप में, और इस CCE का पूरा नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। किसका पूरा नाम होता है? CCE का। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में होता है, आपको बताना है केवल शैक्षिक मूल्यांकन। अगला ऑप्शन बी है शैक्षिक व सहशैक्षिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है ABC ग्रेड का प्रयोग, और ऑप्शन डी है 2 व 3 दोनों। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है कि शैक्षिक व सहशैक्षिक मूल्यांकन होता है। और इसके अतिरिक्त ये जो CCE प्रक्रिया होती है, ये क्या होती है? ग्रेड प्रणाली होती है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी व ऑप्शन सी सही दिया गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है, 2 व 3 दोनों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।